20वीं सदी के आसपास का समय था। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में एक छोटा सा लकड़ी का केबिन। बाहर ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा और अंदर एक आदमी चुपचाप बैठा सोच रहा था। उसका नाम मार्टिन हाइडेगर था। वो कोई आम इंसान की तरह मोबाइल देखकर टाइम पास नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसे सवाल में फंसा हुआ था जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। सवाल यह था कि हम हर रोज हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि होना आखिर होता क्या है। जरा अपनी जिंदगी सोचिए। आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर आते हैं, थक जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही। आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ज्यादातर लोग नहीं सोचते, बस चलते रहते हैं। हाइडेगर को यही बात परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था कि इंसान जिंदगी जी नहीं रहा, बस जिंदगी काट रहा है। उसने देखा कि दुनिया में हर चीज पर बात हो रही है। लोग गॉड पर बहस कर रहे हैं, साइंस नई खोजें कर रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। कोई कहता है आत्मा ये है, कोई कहता है दिमाग वो है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता कि आखिर हम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है। आप जानते हैं उसका कैमरा कैसा है, बैटरी कितनी चलती है, प्रोसेसर कौन सा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा कि ये मोबाइल होने का मतलब क्या है। आप बस उसे यूज करते हैं। हाइडेगर कहता है कि हमने अपनी जिंदगी को भी मोबाइल की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, बिना ये समझे कि इसके होने का मतलब क्या है। वो सोचता है कि इंसान कोई पत्थर या कुर्सी नहीं है जिसे बस रखा जा सके। इंसान अकेली ऐसी बीइंग है जिसे ये पता होता है कि वो है। जानवर खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मैं क्यों हूं। इंसान सोचता है। यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसी इंसान को हाइडेगर ने एक नया नाम दिया, दस है। इसका मतलब कोई भारी शब्द नहीं है, बस इतना कि वह जो दुनिया में है और जानता है कि वह है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप हर सेकंड ये नहीं सोचते कि क्लच कैसे दबाना है या बैलेंस कैसे बनाना है। आप बस चला रहे होते हैं, लेकिन अगर अचानक बाइक बंद हो जाए तब आपको एहसास होता है कि आप क्या कर रहे थे। हाइडेगर कहता है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम तब तक अपने होने के बारे में नहीं सोचते जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीमारी, लॉस, फेलियर या अकेलापन, यही वो पल होते हैं जब इंसान रुककर सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हाइडेगर को यह भी साफ दिख रहा था कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते। हम वही करते हैं जो लोग करते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, फैमिली क्या सोचेगी। करियर भी वही चुनते हैं जो सेफ लगता है। शादी भी इसलिए करते हैं क्योंकि उम्र हो गई है। खुश भी इसलिए दिखते हैं क्योंकि सब दिख रहे हैं। ये सब ऑटोमेटिक लाइफ है। इसमें इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन प्रेजेंट नहीं होता। हाइडेगर को लगता था कि यही सबसे बड़ा धोखा है जो इंसान खुद के साथ करता है। उस ब्लैक फॉरेस्ट की रात में वो ये समझ चुका था कि अगर इंसान ने अपने होने को समझने की कोशिश नहीं की तो वो पूरी जिंदगी दूसरों की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर चलता रहेगा। वो पैदा तो अपनी मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन जीने का तरीका चुन सकता है, और यही चुनाव तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंसान ये न समझे कि उसका होना टाइम से जुड़ा हुआ है। हम पास्ट से आए हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, और बीच में थोड़ा सा प्रेजेंट हमारे हाथ में है। उस रात हाइडेगर ने कोई उपदेश नहीं लिखा, कोई नियम नहीं बनाए। उसने बस एक आईना रखा, ऐसा आईना जिसमें इंसान खुद को देख सके। उसने दिखाया कि हम दुनिया में पड़े हुए नहीं हैं, बल्कि दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा हर फैसला, हर डर, हर उम्मीद हमारे होने से जुड़ी हुई है, और अगर हम इस होने को समझना शुरू कर दें तो जिंदगी सिर्फ चलना नहीं रहेगी, बल्कि महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसी एहसास से एक किताब की शुरुआत हुई जो आगे चलकर बीइंग एंड टाइम कहलाई। जिस सवाल ने ब्लैक फॉरेस्ट की उस रात हाइडेगर को बेचैन किया था, वो अचानक पैदा नहीं हुआ था। वो सवाल उसके भीतर बहुत पहले से पल रहा था, बिना नाम के, बिना शब्दों के। अगर पीछे जाकर देखें
तो उसकी जड़ें उसके बचपन में थी। हाइडेगर का जन्म जर्मनी के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत सीधी थी। लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। जो चला रहा था वही सही माना जाता था। उसका घर चर्च के बिल्कुल पास था। उसके पिता वही काम करते थे। सुबह शाम घंटियों की आवाज, प्रार्थनाएं, नियम, अनुशासन, यही उसका माहौल था। बचपन से उसे यही सिखाया गया कि जीवन का मतलब पहले से तय है, बस उसे मान लेना है। शुरुआत में हाइडेगर ने भी यही किया। उसे लगा कि शायद चर्च के पास सारे जवाब है। अगर जीवन का कोई अर्थ है तो वही मिलेगा। इसलिए उसने पादरी बनने का रास्ता चुना। उसने थियोलॉजी पढ़ना शुरू किया। किताबें थी, नियम थे, सिद्धांत थे, सब कुछ साफ सुथरा दिखता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। जैसे आप किसी से सवाल पूछें और सामने वाला हर बार वही रटाटाया जवाब दे। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ अधूरा रह जाता है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और आप किसी बड़े से पूछते हैं कि मैं ये सब क्यों झेल रहा हूं, और हर बार जवाब मिलता है, ऐसा ही होता है, भगवान की मर्जी है, सब ठीक हो जाएगा। ये जवाब सुनने में कंफर्टिंग लगते हैं, लेकिन अगर आपका सवाल सच में गहरा है तो ये जवाब आपको चुप तो करा देंगे, संतुष्ट नहीं करेंगे। हाइडेगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। चर्च उसे जवाब दे रहा था, लेकिन सवाल वही का वही खड़ा था। इसी दौरान उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे पादरी बनने की ट्रेनिंग बीच में छोड़नी पड़ी। बाहर से देखने पर यह एक मेडिकल प्रॉब्लम लगती है, लेकिन असल में यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। जैसे जिंदगी ने उसे जबरदस्ती रोक दिया हो और कहा हो, रुको, जिस रास्ते पर जा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, सब ठीक लग रहा होता है, और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, बीमारी, फेलियर, एक्सीडेंट, जो हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। वही रुकना आगे की जिंदगी बदल देता है। चर्च से बाहर आने के बाद हाइडेगर ने फिलॉसफी की तरफ रुख किया। यहां सवाल पूछना मना नहीं था, यहां जवाब से ज्यादा सवाल की अहमियत थी। उसने पुराने दार्शनिक पढ़े, प्लेटो, एरिस्टोटल और मॉडर्न थिंकर्स भी। उसने देखा कि हर कोई किसी न किसी एंगल से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है सच दिमाग में है, कोई कहता है बाहर की दुनिया में, कोई लॉजिक की बात करता है, कोई आत्मा की। लेकिन हाइडेगर को यहां भी एक कमी दिखी। उसे लगा कि ये सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इंसान दुनिया को बाहर खड़े होकर देख रहा हो। वो सोचता था, हम स्पेक्टेटर नहीं हैं, हम दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। हम काम करते हैं, परेशान होते हैं, रिश्तों में उलझते हैं। हम जिंदगी को दूर से नहीं देखते, हम उसे जीते हैं। फिर भी फिलॉसफी इंसान को ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे किसी मशीन का डायग्राम। हाइडेगर को यह तरीका गलत लगने लगा। यहीं से उसके दिमाग में धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास जवाब कम है, समस्या ये है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछते हैं, दुनिया कैसी है, भगवान है या नहीं, सच क्या है, लेकिन ये नहीं पूछते कि हम खुद किस तरह से इस दुनिया में मौजूद हैं। हम अपने होने को ऑब्वियस मान लेते हैं, जैसे वो एक्सप्लेन करने लायक चीज ही न हो। यही एहसास चैप्टर 1 के सवाल से जुड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट की उस रात तक पहुंचने से पहले हाइडेगर ने यह समझ लिया था कि अगर इंसान को समझना है तो पहले उसके रोजमर्रा के जीने के तरीके को समझना होगा। कैसे हम बिना सोचे चले जाते हैं, कैसे हम आदतों में जीते हैं, कैसे हम सवालों से बचते हैं। चर्च ने उसे जवाब दिए थे, फिलॉसफी ने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लेकिन अभी तक किसी ने उसके अंदर की बेचैनी को छुआ नहीं था। अब वो एक ऐसे रास्ते पर आ चुका था जहां पीछे लौटना आसान नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो इंसान को किसी ऊंचे आदर्श से नहीं, बल्कि उसकी एवरीडे लाइफ से समझेगा। वही लाइफ जिसमें हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं। वही लाइफ जिसमें हम खुद से सबसे कम बात करते हैं और यहीं से
बहुत धीरे धीरे उस किताब का ढांचा बनने लगा, जो आगे चलकर सिर्फ एक फिलॉसफी बुक नहीं बल्कि इंसान के होने का आईना बनने वाली थी। जब हाइडेगर इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान को ऊंचे सिद्धांतों से नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से समझना होगा, तभी उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन वही सबसे मुश्किल था। सवाल यह नहीं था कि इंसान क्या सोचता है, सवाल यह था कि इंसान होता कैसे है। क्योंकि हम इंसान को अक्सर नामों में बांट देते हैं। कोई कहता है ह्यूमन बीइंग, कोई पर्सन, कोई सोल, कोई माइंड। हाइडेगर को ये सारे शब्द पुराने और घिसे हुए लगे। उसे लगा कि इन शब्दों के साथ बहुत सारी धारणाएं जुड़ी हुई हैं, जो हमें पहले से एक दिशा में धकेल देती है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी को देखकर पहले ही तय कर लेते हैं कि ये आदमी अमीर है या ये पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बाद आप उसकी हर बात उसी चश्मे से देखने लगते हैं। हाइडेगर के हिसाब से फिलॉसफी भी इंसान को ऐसे ही लेबल्स के साथ देख रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वो इंसान के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करेगा, ऐसा शब्द जिसके साथ कोई पुरानी बैगेज न हो। उसी से पैदा हुआ शब्द दसे। दसे कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब बस इतना है, वो जो यहां है, ऐसा होना जो इस दुनिया में मौजूद है और जानता है कि वो मौजूद है। इंसान किसी खाली जगह में नहीं रहता, वो किसी समय में पैदा होता है, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी भाषा के बीच। आपने ये नहीं चुना कि आप किस देश में जन्म लेंगे, आपकी भाषा क्या होगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी। आप बस अचानक एक दिन इस दुनिया में आ गए। हाइडेगर इसे कहता है थ्रोननेस, यानी आपको जिंदगी में फेंक दिया गया है बिना पूछे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप किसी मूवी के बीच में अचानक हॉल में घुस जाएं और आपको कहानी समझनी हो। आपको नहीं पता शुरुआत क्या थी, लेकिन अब जो चल रहा है वही आपकी रियलिटी है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम सब किसी न किसी कहानी के बीच में आए हैं। हमें रूल्स पहले से मिले हुए हैं, एक्सपेक्टेशंस पहले से बनी हुई है। हाइडेगर कहता है कि दसे होने का मतलब है इस अधूरी कहानी के बीच में रहकर अपना मतलब ढूंढना। लेकिन इंसान इस हालात में क्या करता है? ज्यादातर समय वो सोचता ही नहीं, वो बस वही करता है जो सामने दिखता है। नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, फैमिली बनानी है, सोसाइटी में फिट होना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान इसे ही पूरी जिंदगी मान लेता है। हाइडेगर कहता है कि हम जिंदगी को ऐसे जीने लगते हैं जैसे कोई मशीन प्रोग्राम पर चल रही हो। इसे समझने के लिए हाइडेगर एक बहुत साधारण एग्जाम्पल देता है। मान लीजिए आप रोज अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्या आप हर दिन ये सोचते हैं कि ये दरवाजा क्या है, ये कैसे काम करता है? नहीं, आप बस उसे खोलते हैं। दरवाजा तब तक आपकी नजर में नहीं आता जब तक वो जाम न हो जाए। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम अपने होने के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कुछ अटक न जाए, जैसे फेलियर, बीमारी, हार्ट ब्रेक या अचानक अकेलापन। हाइडेगर कहता है कि इंसान का असली रूप हमें तभी दिखता है जब उसकी ऑटोमेटिक लाइफ टूटती है, जब वो रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर फेंका जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व है जिसे अपने होने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यही जिम्मेदारी दसे को खास बनाती है। और यहीं से एक और बात साफ होती है, दसे अकेला नहीं होता, वो हमेशा दुनिया के साथ जुड़ा होता है। उसके रिश्ते हैं, काम है, चिंता है, उम्मीदें हैं। वह दुनिया से बाहर खड़ा होकर उसे नहीं देखता, बल्कि दुनिया के अंदर फंसा हुआ होता है। जैसे मछली पानी में रहती है और उसे पानी का एहसास तब होता है जब वो बाहर आती है। इंसान को भी अपनी दुनिया का एहसास तब होता है जब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए हाइडेगर के लिए फिलॉसफी का काम यह नहीं था कि वो आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े विचार बनाए। उसका काम था इंसान को उसकी जमीन पर वापस लाना, उसी जमीन पर जहां वो रोज जीता है, परेशान होता है, डरता है और उम्मीद करता है। चैप्टर 3 यहीं पर यह साफ कर देता है कि इंसान कोई रेडीमेड चीज नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो हर दिन बनता और बिगड़ता है।
अब आगे कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगर इंसान दुनिया में फेंका गया है और ऑटोमेटिक लाइफ जी रहा है, तो अगला सवाल खुद ब खुद आता है, क्या वो सच में अपनी जिंदगी जी रहा है या बस लोगों की जिंदगी कॉपी कर रहा है? जब ये सवाल उठता है कि इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है या किसी और की नकल कर रहा है, तो हाइडेगर हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां हमें थोड़ा असहज महसूस होने लगता है, क्योंकि यहां वो उंगली बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि सीधे हम पर रख देता है। वो कहता है कि ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते बल्कि लोगों के हिसाब से जीते हैं। जर्मन में उसने इसे कहा दासमैन। इसका मतलब कोई खास आदमी नहीं बल्कि सब लोग, समाज, भीड़, लोग क्या कहेंगे। अब इसे बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और कपड़े पहनते हैं। आपने सच में यह डिसाइड किया कि आज यही पहनना है या बस इसलिए पहन लिया क्योंकि यही नॉर्मल माना जाता है। आप करियर चुनते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA। क्या इसलिए कि अंदर से वही करना चाहते थे या इसलिए कि सोसाइटी में वही सेफ और रिस्पेक्टेबल समझा जाता है? हाइडेगर कहता है कि दासमैन हमें बताता है कि क्या सोचना है, क्या करना है, किससे डरना है और किस चीज को सक्सेस मानना है। यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि दासमैन कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो बहुत आराम से काम करता है। वो आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे भीड़ में चल रहे हो तो लगता है कि आप खुद चल रहे हैं, जबकि डायरेक्शन भीड़ तय कर रही होती है। हाइडेगर कहता है कि इसी वजह से इंसान को लगता है कि वह फ्री है, जबकि असल में वो सबसे ज्यादा बंधा हुआ होता है। अब सोचिए सोशल मीडिया का एग्जाम्पल। आप कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से रील्स देखता हूं, लेकिन रील्स वही दिखती है जो एल्गोरिदम तय करता है। आप कहते हैं ये मेरी ओपिनियन है, लेकिन वो ओपिनियन भी कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग आइडियाज से बनी होती है। हाइडेगर उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं जानता था, लेकिन दासमैन को उसने बिल्कुल सही पकड़ लिया था। आज दासमैन बस नए रूप में सामने है। हाइडेगर इसे कहता है इनऑथेंटिक लाइफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इंसान हैं या पाप कर रहे हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप खुद से दूर हो गए हैं। आप दसे हैं, लेकिन अपने होने को किसी और के हाथ में दे चुके हैं। आप जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इस भीड़ से बाहर निकलना पॉसिबल है? हाइडेगर कहता है कि हाँ, लेकिन वो रास्ता बहुत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप दासमैन से अलग सोचने लगते हैं, डर पैदा होता है, अकेलापन आता है, कंफ्यूजन आता है। हाइडेगर इसे कहता है एंजाइटी या एंग्स्ट। ये कोई नॉर्मल डर नहीं है, जैसे किसी जानवर या फेलियर का डर। ये वो डर है जहां आपको समझ नहीं आता कि आप डर क्यों रहे हैं। बस इतना महसूस होता है कि जमीन खिसक रही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अचानक ये सवाल पूछ लें, अगर मैं वही न करूं जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट करती है, तो मैं कौन हूं? इस सवाल का कोई रेडी आंसर नहीं होता। यही एंजाइटी है। लेकिन हाइडेगर कहता है कि यही एंजाइटी इंसान को पहली बार खुद के सामने खड़ा करती है। भीड़ टूटती है, नॉइज कम होता है और इंसान अकेले में खुद को सुनने लगता है। और यहीं से एक बहुत गहरी बात सामने आती है। इंसान तब तक खुद को नहीं समझ सकता जब तक वो अपनी मौत को सीरियसली नहीं लेता। हाइडेगर यहां शॉक देने के लिए मौत की बात नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि मौत ही वो एक चीज है जो पूरी तरह मेरी है। कोई मेरी जगह मर नहीं सकता। सोसाइटी, फैमिली, दासमैन, कोई भी इसमें साथ नहीं दे सकता। जब इंसान ये समझता है कि उसकी जिंदगी लिमिटेड है, कि समय खत्म हो रहा है, तब वो पहली बार सोचता है कि जो मैं कर रहा हूं, क्या सच में वही करना चाहता हूं? हाइडेगर इसे कहता है बीइंग टुवर्ड्स डेथ। इसका मतलब उदास होना नहीं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदार होना, अपनी जिंदगी के लिए खुद जवाबदेह होना। हाइडेगर यहीं पर हमें एक कड़वी सच्चाई से मिलवाता है। हम जितना भागते हैं, उतना ही खुद से दूर जाते हैं। और जब हम रुकते हैं, डरते हैं, सवाल करते हैं, तभी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर इंसान ने सच में अपनी जिंदगी को सीरियसली ले लिया, तो अगला सवाल और भी बड़ा होगा। अगर मैं अपने फैसले खुद लूं, अगर मैं भीड़ से अलग सोचूं, तो इस दुनिया में जीने का सही तरीका क्या है?
जब इंसान दास मैन की भीड़ से बाहर निकलने लगता है, जब उसे अपनी सीमित जिंदगी और मौत का एहसास होने लगता है, तब हाइडेगर कहता है कि एक और बहुत गहरी चीज सामने आती है, समय। लेकिन यहां समय का मतलब घड़ी या कैलेंडर वाला समय नहीं है। हाइडेगर कहता है कि इंसान समय के अंदर नहीं रहता, बल्कि इंसान खुद समय है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी से समझा जा सकता है। सोचिए, आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं। वो बीता हुआ समय सिर्फ याद नहीं है, बल्कि आज भी आपके फैसलों में शामिल है। आपकी आदतें, आपके डर, आपका कॉन्फिडेंस, सब कहीं ना कहीं उसी अतीत से आए हैं। अब भविष्य को देखिए। जो आप बनना चाहते हैं, जो सपने आप देखते हैं, वही तय करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। यानी आपका आज आपके भविष्य से भी बन रहा है। हाइडेगर कहता है कि इंसान हमेशा तीनों में एक साथ जीता है, बीता हुआ, अभी और आने वाला। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका आज का पढ़ना सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो आपके फ्यूचर रिजल्ट से जुड़ा है, और आपकी पढ़ाई का तरीका आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ा है। पहले फेल हुए थे या सक्सीड हुए थे, यही हाइडेगर का समय है। समय कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि आपके होने का तरीका है। हाइडेगर कहता है कि जब इंसान अपनी जिंदगी को सीरियसली लेने लगता है, तब वो टाइम को वेस्ट नहीं करता। इसलिए नहीं कि मोटिवेशनल कोट ने कहा है, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हो गया है कि हर पल वापस नहीं आएगा। यही असली ऑथेंटिक लाइफ है। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं है, बस अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हाइडेगर कहता है कि इंसान बार बार इस ऑथेंटिक लाइफ से गिर जाता है, फिर से डिस्ट्रैक्शन, फिर से नॉइज, फिर से रूटीन। इसे वो कहता है फॉलिंग। फॉलिंग कोई पाप नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि अब इंसान को पता होता है कि वो गिर रहा है, और यही अवेयरनेस उसे बार बार वापस खींच लाती है। अब कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाइडेगर खुद महसूस करता है कि उसने अब तक इंसान पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया है, जैसे सब कुछ इंसान की चॉइस और विल पर टिका हो। धीरे धीरे उसे लगता है कि यह भी एक तरह का अहंकार है। यहीं से उसकी सोच एक नया मोड़ लेती है। यही वो जगह है जहां अब हाइडेगर खुद से पूछता है, क्या सच में इंसान सब कुछ कंट्रोल करता है? क्या हम सच में अस्तित्व के मालिक हैं? यहीं से हाइडेगर की सोच बदलने लगती है। वो कहता है कि इंसान होने का मालिक नहीं है, बल्कि होने का रखवाला है। जैसे कोई किसान जमीन का मालिक नहीं होता, बल्कि उसकी देखभाल करता है। हाइडेगर को लगता है कि मॉडर्न दुनिया में इंसान ने हर चीज पर कब्जा करने की आदत डाली है। प्रकृति, समय, जानवर, यहां तक कि इंसान भी। अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ देखता है और कहता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स नहीं है। टेक्नोलॉजी एक नजरिया है, दुनिया को देखने का तरीका। जब हम किसी नदी को देखते हैं और सबसे पहले सोचते हैं कि इससे बिजली कैसे बनेगी, तो हम नदी को नदी की तरह नहीं देख रहे, हम उसे एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं। हाइडेगर इसे कहता है स्टैंडिंग रिजर्व, यानी हर चीज बस इस्तेमाल के लिए खड़ी है। अब इसे आज के एग्जाम्पल से समझिए। आज हम इंसान को भी ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप कितना आउटपुट देते हैं, कितना अर्न करते हैं, कितना प्रोडक्टिव है। हाइडेगर को डर था कि एक दिन इंसान खुद को भी मशीन की तरह देखने लगेगा, और आज हम वही देख रहे हैं। हाइडेगर कहता है कि टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल्यूशन या वॉर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी हमें सोचने से रोक देती है। हम कैलकुलेट करते हैं, प्लान करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन रुककर पूछते नहीं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। सोचिए, फोन खोलते हैं, बस खोलते ही चले जाते हैं, बाद में याद ही नहीं रहता कि क्यों खोला था। यही हाइडेगर की वार्निंग थी। लेकिन वो ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी छोड़ दो। वो कहता है कि हमें एक खास एटीट्यूड चाहिए, जिसे वो कहता है जेलेसिनहाइट, यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। चीजों को थोड़ा छोड़कर रहने दो, हर चीज पर कब्जा मत करो। और यहीं पर हाइडेगर फिर से पोएट्री, आर्ट और साइलेंस की बात करता है, क्योंकि कला आपसे कुछ मांगती नहीं,
वो आपको रुकने पर मजबूर करती है। एक कविता पढ़ते हुए आप आउटपुट नहीं सोचते, बस महसूस करते हैं। हाइडेगर को लगता है कि यही रास्ता है, दुनिया को फिर से सुनना सीखना। हाइडेगर हमें एक बहुत गहरी जगह छोड़ देता है, जहां सवाल ये नहीं है कि हम क्या बनेंगे, सवाल यह है कि क्या हम होने देना सीख पाएंगे। और यही सवाल आगे चलकर पूरी आधुनिक दुनिया पर एक बड़ा निशान लगा देता है। जब हाइडेगर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल और मॉडर्न इंसान की बेचैनी की बात कर चुका होता है, तब एक बहुत अजीब लेकिन जरूरी सवाल उठता है। अगर हम हर चीज पर कब्जा करना छोड़ दें, अगर हम सिर्फ कैलकुलेट करना बंद कर दें, तो फिर इंसान करेगा क्या? क्योंकि आज की दुनिया में तो इंसान की पहचान ही इसी से बनती है कि वो कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ अचीव कर रहा है। यही हाइडेगर एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहता है। वो कहता है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान कुछ करता है, प्रॉब्लम ये है कि इंसान हमेशा ही कुछ करता रहना चाहता है। उसे चुप बैठना, रुकना, खाली रहना डराता है। जैसे ही साइलेंस आती है, इंसान फोन उठा लेता है, टीवी चला लेता है, किसी से बात करने लगता है, क्योंकि साइलेंस में उसे खुद से सामना करना पड़ता है। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप रात को अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अचानक मन में पुराने सवाल आने लगते हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या जो मैं कर रहा हूं वो मेरा अपना है या बस सोसाइटी का दबाव है? यही वो पल है जिससे इंसान भागता है। हाइडेगर कहता है कि मॉडर्न इंसान इसी भागने में एक्सपर्ट हो गया है। हाइडेगर यहां सोचने और विचार करने के फर्क की बात करता है। वो कहता है कि आज इंसान कैलकुलेटिव थिंकिंग करता है, मतलब कितना फायदा होगा, कितना लॉस होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना आउटपुट निकलेगा। ये सोच जरूरी है, लेकिन यही पूरी सोच बन जाए तो इंसान खोखला हो जाता है। इसके अपोजिट में वो रखता है मेडिटेटिव थिंकिंग, यानी ऐसा सोचना जिसमें कोई रिजल्ट तुरंत नहीं चाहिए, बस चीजों को जैसा है वैसा समझने की कोशिश। अब एक एग्जाम्पल देखिए। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और बस उसे देखते हैं, आप ये नहीं सोचते कि इससे लकड़ी कितनी मिलेगी या ये कितनी ऑक्सीजन देगा। आप बस देखते हैं। उस समय आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, लेकिन आप जिंदा महसूस कर रहे हैं। हाइडेगर के लिए यही असली सोच है। हाइडेगर कहता है कि इंसान को हर समय एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बस प्रेजेंट होना काफी है। लेकिन मॉडर्न दुनिया इसे वीकनेस मानती है। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप यूजलेस हैं। यही सोच इंसान को अंदर से थका देती है, बाहर से बिजी, अंदर से एम्प्टी। और यहीं से हाइडेगर एक बहुत पुरानी लेकिन भूली हुई चीज की तरफ इशारा करता है, घर। लेकिन घर दीवारों वाला घर नहीं। वो कहता है कि इंसान का असली घर है लैंग्वेज। इंसान भाषा में रहता है, शब्दों के जरिए ही वह दुनिया को समझता है। लेकिन जब भाषा सिर्फ ऑर्डर्स, कमांड्स और डेटा बन जाती है, तब इंसान बेघर हो जाता है। आज आप देखिए, हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन कम कहते हैं, मैसेजेस भेजते हैं लेकिन बात नहीं करते। हाइडेगर को लगता है कि भाषा अब सिर्फ टूल बन गई है, जबकि भाषा का काम है मीनिंग को खोलना। इसलिए वो पॉइट्स को इतना महत्व देता है, क्योंकि कवि भाषा को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि भाषा को बोलने देता है। अब हाइडेगर की बात और भी शांत हो जाती है। अब वो ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता, वो ऑलमोस्ट इशारा करने लगता है, जैसे कह रहा हो कि अगर तुमने अब तक नहीं समझा तो शायद समझाया भी नहीं जा सकता। हाइडेगर कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो खुद को दुनिया के सेंटर में मानता है, जैसे सब कुछ इंसान के लिए ही है। लेकिन वो कहता है कि इंसान सेंटर नहीं है। इंसान एक रास्ता है, एक माध्यम है जिसके जरिए बीइंग खुद को प्रकट करता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी पुराने मंदिर या मस्जिद में जाते हैं। वहां एक अजीब सी शांति होती है। वो शांति इसलिए नहीं होती कि इमारत बड़ी है या सुंदर है, बल्कि इसलिए कि वहां इंसानों ने कंट्रोल छोड़ दिया होता है। वहां कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है, बस मौजूदगी है। हाइडेगर कहता है कि जब इंसान हर चीज को मेजर करना छोड़ देता है, तभी चीजें
अपने असली रूप में सामने आती है। लेकिन मॉडर्न इंसान हर चीज को नंबर में बदल देता है। फॉलोअर्स, लाइक्स, मनी, रैंक। धीरे धीरे इंसान खुद भी एक नंबर बन जाता है। अब यहां हाइडेगर कोई सल्यूशन नहीं देता, वो कोई सिस्टम नहीं बनाता, वो बस इतना कहता है कि हमें फिर से सुनना सीखना होगा। बीइंग को सुनना, दुनिया को सुनना, खुद को सुनना, और सुनने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। आज की दुनिया पेशेंस को बेवकूफी समझती है, लेकिन हाइडेगर के लिए पेशेंस सबसे बड़ी समझ है। क्योंकि जो इंतजार कर सकता है वही देख सकता है, जो हर समय जल्दी में है वो सिर्फ सतह देखता है। हाइडेगर हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं लाता, बल्कि हमें अधूरा छोड़ देता है। जैसे हाइडेगर जानबूझकर रीडर को बीच रास्ते में खड़ा कर देता है। अब आगे रास्ता कोई किताब नहीं बताएगी। अब सवाल आपके हैं, क्या आप सिर्फ चल रहे हैं या सच में जी रहे हैं? और यही सवाल बीइंग एंड टाइम के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। अब हाइडेगर की बात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां इंसान से ज्यादा सवाल खुद सवालों पर होने लगते हैं। हाइडेगर कहता है कि मॉडर्न इंसान आंसर से भरा हुआ है, लेकिन सवाल पूछना लगभग भूल चुका है। हर चीज का जवाब गूगल पर मिल जाता है, हर डाउट किसी एक्सपर्ट ने पहले ही सॉल्व कर रखा है। लेकिन हाइडेगर कहता है कि असली सोच वहां से शुरू होती है जहां इंसान अंश से संतुष्ट नहीं होता। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, जिंदगी का मतलब क्या है? और आपने तुरंत कह दिया, खुश रहना, पैसा कमाना, परिवार बनाना। ये आंसर्स गलत नहीं है, लेकिन ये बोरोड आंसर्स है। ये वही बातें हैं जो सोसाइटी सालों से दोहराती आ रही है। हाइडेगर कहता है कि जब तक इंसान खुद उस सवाल के साथ नहीं बैठता, बेचैन नहीं होता, तब तक वो सच में सोच ही नहीं रहा। हाइडेगर के लिए सवाल पूछना कोई जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सवाल पूछना मतलब अपने कंफर्ट जोन को हिलाना। जैसे जब आप खुद से पूछते हैं, जो मैं कर रहा हूं, क्या वो सच में मेरा है? ये सवाल डेंजरस है, क्योंकि इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते ही नहीं। हाइडेगर कहता है कि फिलॉसफी का काम आंसर्स देना नहीं है, बल्कि इंसान को ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देना है जिनसे वो भाग न सके। यही वजह है कि उसकी लैंग्वेज कठिन लगती है। वो जानबूझकर आसान भाषा में सब कुछ क्लियर नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि रीडर स्ट्रगल करे। जैसे पहाड़ पर चढ़ते वक्त सांस फूलती है, लेकिन वही सांस आपको बताती है कि आप सच में चल रहे हैं। अब वो एजुकेशन की तरफ देखता है। हाइडेगर को लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन इंसान को सोचने के बजाय ट्रेनिंग देती है। मतलब क्या सीखना है, कैसे सीखना है, कहां इस्तेमाल करना है, सब पहले से तय है। लेकिन सोचने के लिए फ्रीडम चाहिए, खाली समय चाहिए, बॉर्डम चाहिए। और मॉडर्न दुनिया बॉर्डम को दुश्मन मानती है। आज आप देखिए, बच्चा बोर्ड होते ही स्क्रीन थमा दी जाती है, जैसे बॉर्डम कोई बीमारी हो। लेकिन हाइडेगर कहता है कि बॉर्डम वो जगह है जहां से असली सवाल पैदा होते हैं। जब कुछ करने को नहीं होता, तभी इंसान खुद से टकराता है, और वही टकराव इंसान को गहरा बनाता है। अब हाइडेगर लगभग एक चेतावनी देता हुआ लगता है। वो कहता है कि अगर इंसान इसी तरह चलता रहा, तो वो धीरे धीरे बीइंग को पूरी तरह भूल जाएगा। और बीइंग को भूलने का मतलब है खुद को भूल जाना। इंसान तब सिर्फ रोल्स बनकर रह जाएगा, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, वोटर, यूजर। इंसान एक चलता फिरता फंक्शन बन जाएगा। इसे आज की जिंदगी से समझिए। सुबह अलार्म बजता है, काम पर जाते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं, शाम को थककर वापस आते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट लेते हैं, फिर सो जाते हैं। साल निकल जाते हैं। अचानक एक दिन कोई पूछता है, तुम खुश हो? और इंसान को समझ ही नहीं आता कि जवाब क्या दे, क्योंकि उसने कभी रुककर देखा ही नहीं कि वो जी भी रहा है या बस चल रहा है। हाइडेगर कहता है कि डेंजर ये नहीं है कि मशीन्स इंसान पर राज करेंगी। डेंजर ये है कि इंसान खुद मशीन की तरह जीने लगेगा, बिना सवाल, बिना रुकावट, बिना चुप्पी। सब कुछ स्मूथ,
फास्ट और एफिशिएंट, बाहर से परफेक्ट, अंदर से खाली। लेकिन फिर भी हाइडेगर पूरी तरह पेसिमिस्टिक नहीं है। वो कहता है कि जहां सबसे बड़ा खतरा होता है, वहीं से बचने का रास्ता भी निकलता है। अगर इंसान इस खालीपन को महसूस कर ले, अगर उसे ये बेचैनी चुभने लगे, तो वही बेचैनी एक शुरुआत बन सकती है। हाइडेगर कहता है कि आपको मंक बनने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। बस कभी कभी रुकना सीखना है, सवाल पूछना सीखना है, और सबसे जरूरी, हर चीज को तुरंत समझ लेने की जिद छोड़नी है। जैसे किसी गहरी कविता को पढ़ते वक्त आप उसे तुरंत समझने की कोशिश नहीं करते, आप उसे अपने अंदर उतरने देते हैं। हाइडेगर चाहता है कि इंसान जिंदगी को भी ऐसे ही पढ़े, जल्दी में नहीं, रिजल्ट के पीछे नहीं, बल्कि ओपननेस के साथ। हाइडेगर यहीं पर एक अजीब सी खामोशी छोड़ देता है। कोई फाइनल मैसेज नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं, बस एक एहसास कि शायद अब तक हमने जिंदगी को बहुत सरफेस पर जी लिया है। अब आगे रास्ता साफ नहीं है, लेकिन शायद साफ रास्ता ही प्रॉब्लम था। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या करूं, सवाल यह है कि क्या मैं सच में होने दे रहा हूं। अगर यहां तक आते आते आपको लगा हो कि यह कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी की कहानी थी, तो समझ लीजिए हाइडेगर अपना काम कर गया। उसने आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की, उसने बस आपको आपके सामने खड़ा कर दिया। अब आप उससे सहमत हो या असहमत, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि क्या आप अब पहले जैसे ही रह पाएंगे या नहीं। अगर ये बातें आपको भारी लगी हो, कंफ्यूजिंग लगी हो, या कहीं अजीब सी बेचैनी छोड़ गई हो, तो ये नॉर्मल है। हाइडेगर को समझने का मतलब ही यही है कि चीजें तुरंत क्लियर ना हो। कुछ सवाल आपके साथ चलते रहें, कुछ देर तक चुपी रहे, और शायद उसी चुप्पी में आपको अपनी ही आवाज सुनाई दे। अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आप सोचता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट के साथ आगे भी चलना चाहते हैं, जहां सवाल पूछे जाते हैं, जवाब थोपे नहीं जाते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बस इतना बताइए, क्या आपको लगा कि आप अब तक जिंदगी जी रहे थे या बस निभा रहे थे? आपका जवाब किसी और के लिए पहला सवाल बन सकता है।